हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रीना गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी एट संतोष एकेडमिया। जैसे कि स्टूडेंट मैंने बताया है आपको कि आपके एग्जाम्स अब बहुत ही पास है, तो आपको क्या है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो एक टॉपिक है दैट इज मेटलर्जी, बच्चों को उसमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो आज उसी को हम इजी करने के लिए एक वन शॉट वीडियो लेके आए हैं जिसको आज मैं डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो तो लेट्स स्टार्ट। कि अगर मैं पूछूं बेटा कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, तो बेटा मेटल्स जनरली मेटल की बात करूं तो मेटल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जनरली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस द सेल में इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 1 2 और 3। लाइक अगर मैं बात करूं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूंगी बेटा 281, देख रहे हैं आप इसमें कि लास्ट सेल में कौन सा है, लास्ट सेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम की 282। तो हर आयन, हर मेटल अपने आप को क्या है, मेटल हो या कोई भी एलिमेंट हो, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेबल मींस जो उसकी आउटरमोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम ऑक्टेट और 2 इलेक्ट्रॉन्स वाले को कहते हैं डुप्लेट। जनरली वो कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे बेटा तो सोडियम क्या है, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-8। अब 2-8 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने से कितना चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो बेटा हमें ये भी याद रखना है कि मेटल्स जो होती हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर इन नेचर, और ये क्या करती हैं, ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती हैं। उसी तरह से अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम भी क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा Mg2+, और 2-8 इसके भी हो गए, मतलब ये कंप्लीट, ठीक है। अगर बच्चों में बात करूं नॉन मेटल की, नॉन मेटल के आउटरमोस्ट शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉन मेटल में। अब बात करूं अगर मैं किसी भी लाइक क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287। आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17। तो 9th में आपको ये बताया जाता है कि हाउ वी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा कितने हैं, 7 है। मतलब इसके पास 2 ऑप्शन है, हर एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन होते हैं, आइदर ये लूज करके इलेक्ट्रॉन या गेन करके इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है बेटा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है या 1 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लेगा इट विल गेट नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 288। मतलब आपने बच्चों, अगर मैं फास्फोरस की बात करूं, फास्फोरस का होता है 15 एटॉमिक नंबर दैट इज 285। अब 5 देना इजी है, या तो 5 देकर ये क्या कर सकता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, या 3 लेकर। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन कर लेगा एंड इट विल गेट नेगेटिव चार्ज एंड 288, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने एक चीज देखी कि मेटल्स क्या होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर इन नेचर, एंड नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नेचर। मतलब मेटल में मेटल कैटायंस बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम कैटायंस कहते हैं, और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, एनायंस बनाते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि मेटल्स की हमें जैसे जनरल प्रॉपर्टीज भी अगर मैं देखूं तो मेटल्स और नॉन मेटल में आपको क्या पूछा जाता है बेटा, डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल की बात करूं तो दे हैव लस्टर, ये लस्टर्स होती हैं, लस्टर्स मींस शाइनी इन नेचर, दे आर शाइनी इन नेचर, दे आर शाइनी इन नेचर। अगर
मैं नॉन मेटल की बात करूं तो दे आर नॉन लस्ट्रस इन नेचर। इसमें एक्सेप्शन की भी बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन है आपका आयोडीन। फर्स्ट इज आयोडीन, जो कि आपकी नॉन मेटल है लेकिन फिर भी ये ग्रे कलर की शाइन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दूसरी बात करूं, अगर दे आर, दूसरा आपका कार्बन में डायमंड, ये भी आपका क्या है, ये भी एक शाइन प्रोड्यूस करता है। आपको पता है डायमंड, लेकिन वो क्या है बेटा, कार्बन है, नॉन मेटल है। बात करते हैं दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबल का मतलब होता है बेटा जिसको हम कन्वर्ट कर सके किसमें, शीट में। आप याद करोगे, याद रखने के लिए MS धोनी, है ना, MS धोनी। तो MS से याद रखेंगे आप, मैलेबल मीन्स द मेटल विच आर कन्वर्टेड इनटू शीट। तो ये हो गया आपका दे आर मैलेबल इन नेचर। एंड डक्टाइल का मतलब होता है बेटा दे आर कन्वर्टेड इनटू वायर्स। अगर आपसे पूछा जाए, आपकी एनसीईआरटी में लाइन भी लिख रखी है, मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। तो गोल्ड को क्या है कि मतलब हम उसका 1 ग्राम जो गोल्ड को हम 2 किलोमीटर वायर तक बना सकते हैं, ठीक है। तो डक्टाइल का मतलब कि अगर वॉर से डेथ होती है, तो इस तरह से आप कुछ भी निमोनिक्स बना के आप याद कर सकते हैं। मैलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, नाइदर मैलेबल नॉर डक्टाइल, मतलब ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल में जो है वो इजिली ब्रेकेबल होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, दे हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। आयरन, आयरन को आप देखते हो कि कितना 800 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन नॉन मेटल भी अगर मैं बात करूं कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, दैट इज डायमंड। इसमें मैं अगर एक्सेप्शन लूं, इसमें अगर मैं एक्सेप्शन, केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन नहीं हो सकती। मतलब डायमंड की डेंसिटी भी ज्यादा होती है बेटा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जनरली मेटल्स का आपका जो है डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन एक्सेप्शन है नॉन मेटल में कि कार्बन, दैट इज डायमंड, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट और इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। मेटल जनरली बेटा क्या होते हैं, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आप देख लीजिए, आपके सामने है कितनी आयरन है, सिल्वर है, ये कैसी होती है मेटल्स, ये सॉलिड नेचर की होती हैं। कॉपर है। लेकिन एक मेटल है, इनफैक्ट हम मेटल को देखें तो मरकरी, मरकरी जो होती है, आप देखते हैं थर्मामीटर में, मरकरी जो है दिस इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। उसी तरह से गैलियम, जो आपकी गैलियम है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि अगर समर में अगर आप इसे पाम पे रखेंगे तो ये क्या होगा, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्ट हो जाएगी आपकी पाम पर, ठीक है। और भी होती है, सीजियम का भी काफी कम होता है, लेकिन सीजियम को आप पाम पे रखेंगे, रख नहीं सकते क्योंकि काफी रिएक्टिव मेटल है ये, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो गैलियम और सीजियम दो ऐसी मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, ये भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में मिलते हैं। उसी तरह से हम अगर बात करें यहाँ पर नॉन मेटल, नॉन मेटल जनरली आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट में मिलती हैं। सॉलिड का अगर मैं एग्जांपल बात करूं तो सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ठीक है, ये आपका ये आपके सॉलिड नॉन मेटल है। लिक्विड की बात करूं तो एकमात्र नॉन मेटल है ब्रोमीन, और ये पूछा भी जाता है कि विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ध्यान रखिए, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड मिलता है एट रूम टेम्परेचर पर। गैसियस आप देख ही रहे हो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जितनी भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन, ये क्या है बेटा, ये नॉन मेटल है, और ये आपको कैसी मिलती हैं, गैसियस नेचर की होती हैं। ये बात करो आप, दे आर सोनोरस इन नेचर। ये क्या कहते हैं, सोनोरस मतलब होता है विच प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, ठीक है। तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ये क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है, नॉन सोनोरस इन नेचर। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकती हैं और हीट को भी कंडक्ट कर सकती हैं। एग्जांपल आपको, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम वो भी डिस्कस करेंगे। और हीट का भी बेस्ट कंडक्टर अगर हम देखें तो सिल्वर होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो होता है वो लेड होता है, ठीक है।
और ये क्या होते हैं जबकि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पर भी आपका एक एक्सेप्शन है, दैट इज कार्बन। ठीक है, डायमंड जो होता है, डायमंड में आपको हम जो 4th चैप्टर है डायमंड में बताएंगे कि किस तरह से उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलने की वजह से ये क्या होता है, दिस इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो बेटा एक्सेप्शन जनरली पूछे जाते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब बात करते हैं, दे आर जनरली हार्ड, ये हम बता ही चुके हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये एक्सेप्शन है मेटल में, जो कि बेटा सॉफ्ट मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। ये नाइफ से भी कट की जा सकती है, इतनी सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, लेकिन आपको पता है डायमंड जो है इसका एक एक्सेप्शन है। अब बात करते हैं, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी हाई होती है जबकि इनकी लो टेंसाइल। तो बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स का आपको डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, इसके एक्सेप्शंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको जरा ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन है बेटा, सिल्वर है, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि हम इसको प्रेफर करते हैं कॉपर को। कॉपर के वायर्स को हम यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। ठीक है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में पूछा जाए कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर, तो सिल्वर है उसका आंसर। चलिए फिर बात करते हैं मोस्ट डक्टाइल मेटल। हमने बात ही करी थी, डक्टाइल मतलब मेटल्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। तो वो कौन सी है, गोल्ड है। इनफैक्ट मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, ठीक है, कि 1 ग्राम गोल्ड को हम 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर तक वायर बना सकते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, सिल्वर सबसे ज्यादा होता है, कॉपर सेकेंड नंबर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट के दोनों सेम है। चलिए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये आपसे पूछा जाता है, जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, दैट इज लेड एंड Hg। अब बात करते हैं मेटल, हमने बताया भी कि दीज आर सॉफ्ट मेटल विच कैन कट विद अ नाइफ। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों लो मेल्टिंग पॉइंट। मैंने बताया था कि गैलियम एंड सीजियम का अगर मैं देखूं तो इसका 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अप्रोक्स मेल्टिंग पॉइंट, और इसका होता है इसका होता है बच्चों 29 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इतना इनका कम मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर आप इसे अपने पाम पे रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी ड्यूरिंग एट रूम टेम्परेचर। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल। ठीक है, नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शंस नहीं है आपके सिलेबस में, तो नॉन मेटल की नहीं बात करके हम मेटल की करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, आपको पता है कि जब भी कोई मेटल उसकी ऑक्सीजन से किसी से एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी बेटा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जैसे आपको इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी, जो आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक सोडियम और पोटेशियम, अगर वो मिलेंगे बेटा तो Na2O बनेगा, और यहाँ पर अगर पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये आपका A2O। These are highly reactive metals, इसीलिए ये क्या करते हैं, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चों, और ये एक वायलेंटली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से। ठीक है, अगर आपने इसे ओपन एयर में रख दिया तो इट कैचेस फायर, इसीलिए इसको हमेशा कैरोसिन ऑयल में ये मेटल रखी जाती है। अगर मैं अदर एग्जांपल लूं, अगर मैं बात करूं कि कैल्शियम is also react with oxygen and form calcium oxide, similarly magnesium, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये तो आपके फर्स्ट चैप्टर में भी है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर की ऑक्साइड बना देगा। ध्यान रखिए कि जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाते जाएंगे बेटा, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन भी क्या होगा, डिक्रीज होती जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर ये मेटल जो है, मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। पहले क्या होगा बेटा कि अगर मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। जैसे अगर मैं बात करूं
कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले आता है पोटेशियम, देन आता है सोडियम, देन आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। अब इसके बाद आता है मैग्नीज, जिंक, आयरन, फिर उसके बाद आ जाता है आपका हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au। आप इसको निमोनिक से लर्न कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा पोटेशियम और सोडियम की, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, तो जब भी ये ऑक्साइड बनाएंगे वायलेंटली रिएक्ट करेंगे वाटर से, ठीक है। अगर आप इसको वाटर में भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, जो हाइड्रोजन बनाएंगे, हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, तो जैसे अगर थोड़ी सी भी इनमें वायलेंट रिएक्शन हुई तो ये कैचेस फायर, इट कैचेस फायर। चलिए अब बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम नॉर्मल वाटर से रिएक्ट कर सकता है, नॉर्मल वाटर से रिएक्ट कर सकता है, जबकि ये कोल्ड वाटर से भी वायलेंट रिएक्शन देते हैं, ठीक है, वायलेंट रिएक्शन देते हैं ये सोडियम और पोटेशियम। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। अगर मैं आयरन की बात करूं या मैग्नीज, आयरन, इन सब की बात करूं, तो इसमें ये सब जो है ये स्टीम से, ये किससे बात करेंगे बेटा, स्टीम से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर आपका एक लैड भी होता है, जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लैड जो है वो किसी भी टाइप के वाटर से, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, किसी से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। और फिर आपका अगर मेटल रिएक्ट करेंगी वाटर से, तो सबसे पहले वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगी, देन हाइड्रोजन गैस बनेगी, फिर वो जो मेटल ऑक्साइड होगी वो वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, तो कैल्शियम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर क्या बनेगा बेटा, उसका हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। मतलब सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, देन वाटर से फर्दर रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लेकिन ये पूछा जाता है आपसे कि जो कैल्शियम जो है, कैल्शियम या मैग्नीशियम दोनों मेटल, जैसे अगर मैं मैग्नीशियम का लिखूं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसमें भी अगर आप पहले से कैल्शियम ऑक्साइड बना लो, पहले से कैल्शियम ऑक्साइड, पहले बनता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, फर्दर रिएक्ट करेगी वाटर से फर्दर रिएक्ट करके ये क्या बना देगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है, तो बेटा ये क्या करती है, फ्लोट करने लगती है। क्यों होती है, क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है, उसकी सरफेस पर हाइड्रोजन गैस के बबल जो है वो स्टिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लोटिंग नेचर शो करती है। तो ये आपका क्वेश्चन, इनफैक्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों ही ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो एक यहाँ से, फिर इसके बाद जब ये फर्दर रिएक्ट करेगा, जब उसकी ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करेगी वाटर से, इट विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान रखेंगे, मेटल व्हेन रिएक्ट विद वाटर, फर्स्ट इट फॉर्म ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और फिर ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगी वाटर से, तब क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब बात करते हैं, अगर आयरन की बात करूं मैं, आयरन जो मैंने बताया कि आयरन जो है वो स्टीम फॉर्म में रिएक्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबकी आपको हाइड्रोक्साइड बन रही है, इसकी आपकी ऑक्साइड बनेगी Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसमें ना फेरस बनता है ना फेरिक ऑक्साइड बनता है, इसमें बनता है फेरसो फेरिक ऑक्साइड विच इज अ मिक्स ऑक्साइड ऑफ FeO प्लस Fe2O3। तो इससे याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर जो वाटर का नेचर होता है वो गैसियस होता है, ठीक है। तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग कि पोटेशियम और सोडियम तो कोल्ड वाटर में ही वायलेंट रिएक्शन शो कर देंगे,
ठीक है, हीट जनरेट होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम आपका, कैल्शियम आपका नॉर्मल वाटर से, मैग्नीशियम जबकि आपका हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, और आयरन तक हमारा, आयरन की रिएक्टिविटी और कम हो गई तो आयरन हमारा क्या करेगा बेटा, स्टीम से रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है। अब बात करते हैं बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। ठीक है, हमने बताया था बच्चों जब हमारा पहला जो लेक्चर था कि मेटल ऑक्साइड्स जनरली क्या होती हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर। तो आपको पता है अगर कोई भी मेटल, लाइक अगर मैं आयरन की ही बात करूं, किसी एसिड से रिएक्ट करेगी, ध्यान रखिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज को आप टिप्स पर रखिए, मेटल्स और नॉन मेटल के चैप्टर में आपका हर रिएक्शन, हर केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एनी एसिड, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये एसिड जो होगा वो डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, तो क्या बनेगा बेटा, FeCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है कि जिंक रिएक्ट विद HCl, क्या होगा बेटा, ZnCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन गैस का फिर टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम FeCl3 क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि बेटा FeCl2 ही बनता है, हाइड्रोजन गैस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो उसको FeCl2 से FeCl3 में कन्वर्ट नहीं होने देती। ठीक है, अब कभी कभी बेटा मैग्नीशियम प्लस HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बेटा इसमें पूछेगा कि सबसे जल्दी हाइड्रोजन गैस किस में इवॉल्व होगी, तो उसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें मैग्नीशियम पहले आता है, फिर आपका जिंक आता है, फिर आपका आयरन आता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले मैग्नीशियम से अगर हम रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस सबसे जल्दी इवॉल्व होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी सीरीज आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कोई और एसिड ले सकते हैं बेटा, लाइक Fe रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, ध्यान रखिए कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता, डाइल्यूट H2SO4 में, तो क्या बनेगा बेटा, FeSO4 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आपकी बुक में एक ऐसा भी दे रखा है कि NCERT में कि जो HNO3 है, HNO3 के साथ अगर कोई मेटल रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ना होकर हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो जाती है H2 में। क्यों बेटा, पूछा जा सकता है कि HNO3 कैसा होता है बेटा, इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। तो अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व भी हुई किसी मेटल के साथ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, वाटर में। तो ये पूछा जाता है कि मेटल when react with HNO3 what are the products form, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, हाइड्रोजन गैस फाइनली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वाटर में। एक और आपसे पूछा जाता है कि कुछ मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करती, लाइक गोल्ड, लाइक प्लेटिनियम, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो किसी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगी। उनके लिए जो मिक्सचर ऑफ एसिड दैट इज एक्वा रेजिया, एक्वा मीन्स स्टूडेंट वाटर और रेजिया मीन्स रॉयल वाटर भी कहते हैं इसको। और रॉयल वाटर कुछ नहीं होता बेटा, 3 वॉल्यूम ऑफ HCl प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ HNO3 का मिक्सचर होता है। ध्यान रखिए ये एक ऐसा मिक्सचर है जो गोल्ड प्लेटिनियम लेस रिएक्टिव मेटल से भी ये वाला रिएक्ट कर जाएगा और आपको प्रोडक्ट देगा। ये आपने देखा भी होगा कि घर में आपका कोई आता है, जैसे वेंडर आया कि मैम अपना गोल्ड क्लीन करा लीजिए, तो उसके पास यही होता है, मालूम चला कि वो क्लीन होने के चक्कर में वो आपका गोल्ड ही नीचे इसके साथ रिएक्ट करके नीचे बैठ जाता है और उसके लिए प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मेटल्स हैं ये मिक्सचर से रिएक्ट करती हैं, दैट मिक्सचर इज नोन एज एक्वा रेजिया। इसके प्रोडक्ट आपको मतलब नहीं है वैसे, और एक क्लोराइड और प्लेटिनियम क्लोराइड बनता है PTCl4, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। ठीक है, तो हमने बताया है कि अगर कोई मेटल
कोई मेटल है जो मोर रिएक्टिव है और किसी लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट है, इसमें आपको याद रखना है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें आपको याद रखना है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ध्यान रखिए, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लेस को क्या करती हैं बेटा, डिस्प्लेस कर देती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं जिंक की रिएक्शन CuSO4 से, ठीक है, दिस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, so it will displaces copper from copper sulfate and form zinc sulfate plus copper। okay? तो ध्यान रखिए कि इसमें क्या है बेटा कि मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट से उस लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने ये भी बात करी थी कि HCl के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो कम है इन कंपैरिजन टू जिंक। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके एसिड से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली आपसे इसमें कलर वगैरह काफी पूछे जाते हैं। इसमें आपको एक बीकर दे दिया जाता है और बीकर में क्या है बेटा, एक आपने कॉपर का वायर डाल दिया और इसमें इसमें आयरन का नेल डाल दिया, एक आयरन का नेल डाल दिया और दिस सॉल्यूशन इज कॉपर सल्फेट। तो आपसे पूछा जाता है कि क्या होगा, Fe प्लस CuSO4 क्या होगा, FeSO4 बनेगा प्लस Cu। तो ध्यान रखिए जो आपका कॉपर सल्फेट होता है दिस इज ब्लू इन कलर, ये ब्लू कलर का होता है। ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन हो जाएगी तो इट विल कन्वर्टेड इनटू ग्रीन, और ये रेडिश ब्राउन जो कॉपर का कलर होता है, रेडिश ब्राउन डिपोजिशन हो जाएगी किस पर, नेल के ऊपर। यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर। इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन दे दी जाती है। बोला जाता है कि कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विद AgNO3 व्हाट विल हैपन। तो ध्यान रखिए क्या होगा बेटा, CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट बनता है विच इज ब्लू इन कलर। मतलब पहले कैसा था बेटा, कलरलेस सॉल्यूशन था, कलरलेस था। अब जब इसके साथ डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो क्या होगा बेटा, कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट और क्या बन जाएगा बेटा, सिल्वर ग्रे कलर का ऑब्टेन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए इसमें आपसे कलर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये आपसे पूछा जाता है इसमें। तो बेटा ओवरऑल आपको रिएक्टिविटी सीरीज काफी अच्छे से लर्न कर लेनी है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ध्यान रखिए कभी भी मेटल जब नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी तो वो आयोनिक कंपाउंड्स बनाती। अब आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें आयोनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। और आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा, बाय ट्रांसफर ऑफ, आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, अभी स्टार्टिंग में इस लेक्चर के, कि मेटल्स जो होती हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर इन नेचर। तो बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां पर, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल अपने को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी फॉर कंप्लीट देयर ऑक्टेट। जैसे हम बात करें सोडियम की, सोडियम को हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 1। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एंड इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया कैटायन। अब क्लोरीन, क्लोरीन के पास होते हैं 2 8 7
ये क्या करेगा बेटा, जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने गेन कर लिया क्लोरीन ने टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड इट विल गेट नेगेटिव चार्ज। क्या हो गया 2,8। अब आपको पता है कि जहां पर भी चार्जेस आ जाए अपोजिट वहां पे क्या होता है, अट्रैक्शन, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। और जिसमें आयोनिक बॉन्ड होता है उसी को कहते हैं हम आयोनिक कंपाउंड। तो NaCl जो है वो आपका एक आयोनिक कंपाउंड है। इसी तरह से हम और कोई एग्जांपल भी ले लेते हैं। आपके ये डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को भी मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शो करते हैं दैट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हम वो शो करते हैं। अब क्लोरीन पे कैसा है, क्लोरीन के 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम उसके शो करेंगे। आपको पता है इसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 क्लोरीन को कितने होंगे, कितने चाहिए होंगे बेटा, 6 और 7, ये 7 अब हुआ है। अब 6 एंड 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको मतलब फाइनली मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज आ गया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो इस पे क्या चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव। जबकि क्लोरीन के 2 एटम ने लिया है इलेक्ट्रॉन तो इस पे कितना आ गया, -2। एक क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, तो 2 क्लोरीन पर 2 नेगेटिव आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Mg2+ और 2Cl-, ये आपका बन गया आयोनिक कंपाउंड एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। कैल्शियम क्लोराइड का भी आपको दे रखा है आपके चैप्टर में, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लिए। सोडियम क्लोराइड का बहुत ही इजी है, सोडियम पर 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का अभी बताया मैंने, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 1 ही चाहिए, मतलब Na पर कैसा आ गया, 1 पॉजिटिव, और Cl पे आ गया 1 नेगेटिव। तो बेटा इस तरह से आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है आयोनिक बॉन्ड कहते हैं उसे, और जो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड आपके इस तरह से बनते हैं बाय कंप्लीट ट्रांसफर, हम इस पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है। तो क्या बनेंगे बेटा, आयंस बनेंगे, और आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज आयोनिक बॉन्ड। अब बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, तो सबसे पहले उसका फिजिकल नेचर आप देखते हैं। NaCl आपके घर में तो पाउडर फॉर्म में आता है NaCl, लेकिन आपने उसका रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी देखा हुआ है, तो वह कैसा होता है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से अगर हम देखें तो लैटिस मिलते हैं, इस तरह से लैटिस स्ट्रक्चर होता है आयोनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। NaCl को दिमाग में रखिए, फिर आपसे सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने क्या बताया बेटा, Na+ एंड Cl-, हमने क्या बताया, Na+ एंड Cl-। तो अगर आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इनका अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई कर देगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो अगर हम देखें बेटा, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, आयंस है, और वाटर पे भी क्या होता है, चार्ज होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो एक चार्ज है, एक दोनों ही चार्ज हैं, मतलब चार्ज वाले को कहते हैं पोलर। तो केमिस्ट्री में एक फंडा भी होता है कि लाइक डिसॉल्व इन लाइक, जैसा है वो उसी में सॉल्युबल होगा। तो ये भी पोलर होता है, वाटर भी पोलर है, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water but insoluble in kerosene। kerosene आपका क्या होता है बेटा, नॉन पोलर कंपाउंड होता है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से बना होता है, इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो soluble होते हैं वाटर में, जबकि इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन में। अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान रखिए बेटा, क्योंकि अगर ये सॉलिड स्टेट में है, मतलब आपके पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए
कंडक्शन के लिए बेटा क्या होना चाहिए, आइदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस। तो अगर ये सॉलिड स्टेट में है मतलब बाउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड है, तो ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते ना फ्री आयंस नहीं मिलते, इसीलिए ये नॉन कंडक्टर होता है किसमें, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, जबकि मॉल्टन स्टेट में, मॉल्टन स्टेट मतलब लिक्विड फॉर्म में, मॉल्टन फॉर्म दैट इज लिक्विड फॉर्म, तो लिक्विड में क्या हो गया बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक हो गया, तो आयंस क्या हो जाएंगे, इधर फ्री आयंस की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस की वजह से क्या होगा बेटा, ये मॉल्टन स्टेट में कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिक का। अब बात करते हैं बच्चों मेटलर्जी, जो बच्चों को सबसे ज्यादा टफ टॉपिक लगता है। देखिए मेटलर्जी क्या होता है, तो इसमें पहले कुछ टर्म्स हम बताते हैं बेटा। पहला आता है मिनरल। मिनरल क्या है, मिनरल किसी भी मेटल की कंबाइंड फॉर्म को हम मिनरल कहते हैं। ठीक है, तो मिनरल और क्या होता है, ठीक है, और वो मिनरल है, ध्यान रखिए, अगर मिनरल हम इसको मान रहे हैं ये पूरा मिनरल है, तो मिनरल में कुछ एरिया ही आपका और है, मतलब और क्या है, वो मिनरल है जिसमें मेटल की परसेंटेज काफी हाई है, सॉरी मेटल परसेंटेज, ठीक है, काफी हाई रहती है, और हम इसे कॉस्ट इफेक्टिवली, मतलब कॉस्ट भी उसकी कम होनी चाहिए, प्रॉफिटेबली हम एक्सट्रैक्ट कर सके मेटल को। ध्यान रखिए हर ओर जो है वो मिनरल है, लेकिन हर मिनरल ओर नहीं है। ठीक है, तो ओर और मिनरल में बेटा यही डिफरेंस है कि वो मिनरल जिससे हम हमारे जो मेटल का परसेंटेज है वो भी ज्यादा होना चाहिए, और हम उसे कॉस्ट जो है उसकी एक्सट्रैक्शन में हमारी ज्यादा नहीं आए। ठीक है, तो मिनरल और ओर में बेटा डिफरेंस। फिर आता है गैंग। गैंग टर्म पूछा जाता है, गैंग के लिए हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये वो इम्प्योरिटीज हैं जो ओर के साथ स्टिक रहती हैं, जो ओर में पाई जाती हैं, उन इम्प्योरिटीज को हम गैंग कहते हैं। अब गैंग को हटाने के लिए हम कोई केमिकल यूज करते हैं, दैट इज नोन एज फ्लक्स। अब गैंग को रिमूव करने के लिए हम फ्लक्स यूज करते हैं। तो फ्लक्स वो एक केमिकल है, फ्लक्स एक ऐसा केमिकल है जो इम्प्योरिटी से रिएक्ट करके एक न्यूट्रल सॉल्ट बना देता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम फ्लक्स यूज करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कि गैंग का नेचर क्या है, अगर एसिडिक नेचर का गैंग है तो हम बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे, और अगर बेसिक नेचर का गैंग है मतलब इम्प्योरिटी है तो हम एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे कॉमन टर्मिनोलॉजी जो आपसे पूछी जाती है मेटलर्जी में वो हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। जैसे आप किसी भी प्रोसेस को करोगे तो हर चीज का एक स्टेप्स होते हैं। जैसे आप सिंपल आप चाय ही बना रहे हो तो आपको क्या होगा, एक स्टेप्स फॉलो करने होंगे कि पहले आपको पानी रखना है, फिर उसमें शुगर ऐड करनी है, फिर जो भी एडिटिव्स होते हैं उनको ऐड करना है। उसी तरह से मेटलर्जी में जो है वो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन कहते हैं बेटा जो भी रॉक मिली है, क्योंकि मेटल या मिनरल हम बोलें या और बोलें तो वो किस फॉर्म में मिलती है बेटा, रॉक फॉर्म में। इसको क्या करेंगे हम, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करेंगे, पाउडर फॉर्म में बनाएंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज पल्वराइजेशन। सबसे पहले होगा पल्वराइजेशन। अब बात करते हैं पल्वराइजेशन के बाद करते हैं बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन मतलब बेटा जो भी आपकी मैट्रिक्स या गैंग थी, गैंग को रिमूव करने की प्रोसेस को कंसंट्रेशन कहते हैं। इसे आपको एनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहते हैं। एनरिचमेंट मतलब कि ओर का कंसंट्रेशन बढ़ाना और गैंग का कंसंट्रेशन कम करना। तो इसके लिए काफी सारे प्रोसेस होते हैं जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे, लाइक हैंड पिकिंग, सिंपली हम हैंड से रिमूव कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है,
और फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, काफी सारे हैं जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करा, ओर से गैंग को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इज ओर इनटू मेटल, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। अब हमारे पास क्या आ गया, ओर आ गया, ओर को कि मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे, ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। उसके लिए बेटा दो प्रोसेस होती हैं, वन इज रोस्टिंग, अनदर वन इज कैल्सिनेशन। ध्यान रखिए, रोस्टिंग जो होती है वो किसके लिए होती है, वो जनरली सल्फाइड ओर के लिए की जाती है, सल्फाइड ओर के लिए। और रोस्टिंग में होता क्या है बच्चों, रोस्टिंग में होता है द हीटिंग ऑफ एन ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे मैंने एक सल्फाइड ओर का HgS इज अ सल्फाइड ओर, मैंने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, तो दिस प्रोसेस नोन एज रोस्टिंग। और क्या बन गया बेटा, HgO बन गया। और वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब जो वेपराइज हो जाती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गई। तो HgO, तो इसका नाम होता है बेटा कुछ और के आपको कॉमन नेम भी याद रखने हैं, दैट इज सिनाबार। HgS को मतलब किसी भी सल्फाइड ओर को, ठीक है, हीटिंग ऑफ एन ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रोस्टिंग। तो सल्फाइड ओर के लिए हम क्या यूज करते हैं, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या होता है बेटा, हीटिंग ऑफ एन ओर, हीटिंग ऑफ एन ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, आइदर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या तो बहुत ही कम ऑक्सीजन हो या फिर ऑक्सीजन ना हो, तब अगर ओर को आप हीट कर रहे हो तो उसे कहते हैं बेटा कैल्सिनेशन। इनको किसके लिए यूज करते हैं बेटा, जनरली कार्बोनेट्स ओर के लिए हम रोस्टिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन आपसे काफी पूछा जाता है 10th में कि राइट शॉर्ट नोट ऑन रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में आपको क्या पॉइंट याद रखने के, फर्स्ट इज सल्फाइड ओर के लिए होता है, और होता क्या है, हीटिंग ऑफ एन ओर इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग ऑफ एन ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या मिल गया बेटा, हमको मेटल की ऑक्साइड्स मिल गई बाय रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तब हमें क्या करना होगा, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब हमें तो फाइनली क्या चाहिए, मेटल चाहिए। हमें क्या मिली अभी, मेटल की ऑक्साइड मिली है। तो अगर मैं मेटल की ऑक्साइड, जैसे अगर मैं रोस्टिंग की बात करूं तो HgO से मिला था, अब मेटल ऑफ ऑक्साइड से अगर मैं इसको हीट कर देती हूँ तो ये मेरे को मिल जाएगा मेटल। मतलब रिडक्शन से मुझे क्या मिलेगा बेटा, मेटल की ऑक्साइड से मेटल मुझे मिल जाएगा। रिडक्शन बोल रहे हैं बेटा कि मेटल ऑक्साइड से मेटल मिलने को हम रिडक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज करते हैं, लाइक कार्बन और या फिर सिंपली हम इसे हीट कर सकते हैं। लास्ट में आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, और क्या उसे हम कह सकते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, तो these are the process, these are the steps which are involved in metallurgy। हम इसको अब डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो आपको हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, जिसकी लो रिएक्टिविटी है उसको कैसे करोगे, लीस्ट रिएक्टिविटी है उनको कैसे करोगे, तो उसको अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं बेटा कि इसी में हमारा ये तो कॉमन है कि सबसे पहले पल्वराइजेशन और कंसंट्रेशन, ये तो हर में किया जाता है। उसके बाद आता है कि अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो उनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। तो हाई रिएक्टिव मेटल्स, तो आप एक बार रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, these are highly reactive metals। उनको सेपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा हमने बता रखा है, इस तरह से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, उसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, whereas एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज।
और क्या कराते हैं, उस सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन जो सॉल्ट होगा बेटा, सॉल्ट जो होगा वो अपने आयंस में ब्रेक होगा, Na+ और Cl-। ध्यान रखिए जो केटायन होता है, केटायंस ऑलवेज गोज टू कैथोड, कैथोड पर जाते हैं, ठीक है। तो कैथोड पर जाएगा, कैथोड मतलब कैथोड पर ये क्या करेगा, हर कोई, हर एलिमेंट अपने आप को, हर आयन अपने आप को न्यूट्रल करना चाहता है। ये कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या किस पर हुई बेटा, दिस रिएक्शन इज एट कैथोड। अब एनोड पे क्या होगा, Cl जो माइनस है, एनोड पर क्या होगा, जो Cl- है, Cl- by losing of electron it will convert it into Cl2 gas। तो ध्यान रखिए कि आपका कैथोड पर आपको मेटल मिलती है एट कैथोड पर, और जो गैस मिलेगी वो किस पे मिलेगी बेटा, एनोड पर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो ये हो गया NaCl। सिमिलरली आपसे पूछा सकता है Al2O3 का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो बेटा याद रखने के लिए ध्यान रखिए, मेटल जो है आपको किस पे मिलेगी, इसमें अगर देखें तो मेटल कौन है, एल्यूमिनियम है। तो ध्यान रखने के लिए एक पॉइंट ध्यान रखिए कि मेटल जो है वो मिलेगी हमेशा कैथोड पर, और जो नॉन मेटल है वो आपको मिलेगी किस पर, एनोड पर। नॉन मेटल जो है वो आपकी एनोड पर मिलेगी। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगी तो ये कन्वर्ट होगा पहले आयंस में Al3+ और O-2। Al3+ जो है वो कैथोड पर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Al में, और जो O-2 है इट विल कन्वर्टेड इनटू O2। तो आपको फाइनली क्या मिल गया, मेटल मिल गई एट कैथोड पर, और एनोड पर आपको क्या मिल गया बेटा, नॉन मेटल मिल गई एट एनोड। आपको किसी का भी अदर जो भी आपकी मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं या हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, दीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। अगर हम बात करें बेटा कि जो जिनकी मिडल रिएक्टिविटी है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो है वो बीच में आती है, उनको कैसे करोगे, तो उनके लिए सबसे पहले आप, जैसे मैं जिंक की बात करूं तो इसका जिंक का ओर होता है, दैट इज जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो कार्बोनेट ओर के लिए बेटा हम क्या यूज करते हैं, कैल्सिनेशन। सबसे पहले हम करेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन इज हीटिंग ऑफ एन ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज, ठीक है, हीटिंग करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा आपको, जिंक ऑक्साइड मिलेगी और CO2 गैस मिलेगी। जिंक कार्बोनेट को हीट करने पर, जिंक कार्बोनेट को कहते हैं बेटा हम कैलामाइन। कैलामाइन इस ओर का नाम है, जिंक कार्बोनेट को कैलामाइन का कहते हैं। आपने एक कंपाउंड भी सुना होगा जो घर में मिलता भी है, दैट इज लैक्टोकैलामाइन। ठीक है, स्किन के लिए यूज होता है कैलामाइन। इसको हीट करोगे तो ये मिल जाएगा। अब क्या हो गया, आपको मेटल ऑक्साइड तो मिल गई, आपको क्या चाहिए, मेटल। तो आपको क्या करना होगा बेटा, इसका हमने बताया था कि मेटल ऑक्साइड के मिलने के बाद हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो व्हेन कार्बन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होगा, आपको जिंक मिल जाएगी प्लस CO2 गैस मिल जाएगी। दूसरा, अगर आपका जिंक सल्फाइड का ओर है तो क्या करना होगा बेटा आपको, तो आपको इसका रोस्टिंग कराना होगा। तो क्या कराना होगा बेटा, रोस्टिंग कराना होगा, और रोस्टिंग में क्या मिल जाएगा, ZnO प्लस SO2। ठीक है, SO2 मिलने के बाद अब फिर से ZnO मिल गया, ZnO को आप रिड्यूस करा दीजिए बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपको मिल जाएगा जिंक प्लस CO और CO2।
अब बात करते हैं बेटा अगर और कोई मेटल, ठीक है, जो आयरन वगैरह है, आयरन के लिए हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, थर्माइट प्रोसेस यूज करते हैं। आयरन के लिए हम थर्माइट प्रोसेस, जिसे एल्यूमिनोथर्मी भी एल्यूमिनोथर्मी भी कहते हैं। थर्माइट प्रोसेस क्या होती है बेटा, कि आयरन की ऑक्साइड को अगर हम एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराते हैं, तो आपको पता है एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इट डिस्प्लेसेस द आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। क्या बन जाएगा बेटा, Al2O3 बनेगा। और आयरन, ये आयरन जो होती है, क्योंकि यहाँ पर काफी हाई अमाउंट में हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, तो इसको इसीलिए आयरन इसमें कैसा होता है, मॉल्टन स्टेट में मिलता है। ये प्रोसेस आपको रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उनकी वेल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज होती है, ठीक है। तो इसे एल्यूमिनोथर्माइट वेल्डिंग भी कहते हैं, इसीलिए थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं, एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस भी कहते हैं। यहाँ पे आयरन जो एल्यूमिनियम है इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा इसी तरह से मैग्नीज को भी, ये मैग्नीज की ऑक्साइड से मैग्नीज मिल जाएगा आपको और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगी। तो ध्यान रखिए कि मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में हम कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं और एल्यूमिनियम हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। अब बोलते हैं बेटा जो लीस्ट रिएक्टिव है, इनफैक्ट हम बोले लेस रिएक्टिव मेटल्स। अगर हम बात करें लेस रिएक्टिव मेटल्स, तो आपको पता है उसमें कौन से हैं, फर्स्ट इज कॉपर है, एक तो कॉपर है, तो Cu2S, इसको हमें पहले क्या करना है, दिस ओर इज नोन एज कॉपर ब्लेंड, कॉपर ब्लेंड कहते हैं, इसका कॉमन नेम है। कॉपर ब्लेंड को जब हम O2 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो दिस प्रोसेस नोन एज, पहले इसका रोस्टिंग करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका क्या, Cu2O प्लस SO2। अब Cu2O, क्योंकि ये पूरा नहीं मिलता बेटा, ये अगर आपका 70% है, ये 70% कन्वर्ट हुआ तो ये रिमेनिंग आपका 30% रह गया, इसका मतलब ये फर्दर रिएक्ट कर सकता है Cu2S से, तो Cu2S प्लस Cu2O, तो फाइनली आपको कॉपर मिलेगा और SO2 गैस मिल जाएगी। उसी तरह से अगर लेस रिएक्टिव मेटल में अगर मैं देखूंगी, ये और भी आता है, मरकरी भी लेस रिएक्टिव है, तो दिस इज सिनाबार। सिनाबार को भी सेम बेटा रोस्टिंग करेंगे हम, पहले क्या करेंगे कि रोस्टिंग करेंगे, और रोस्टिंग के बाद हमें क्या मिलेगा, उसकी मेटल की ऑक्साइड मिलेगी प्लस SO2 गैस मिलेगी। मरकरी ऑक्साइड इस तरह की ऑक्साइड है कि इसे डायरेक्टली हीट करने पर ही, इसे डायरेक्टली अगर आप हीट करोगे तो ये आपको डायरेक्टली मरकरी प्लस ऑक्सीजन गैस दे देती है, ठीक है। तो हम बेटा इसमें ध्यान रखिए, मेटलर्जी में आपसे जो पूछा जाता है वो इस तरह से कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, इनकी मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में आती हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, और फिर आपका आता है कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको कैसे करोगे। तो हमने ये पहले पूरा प्रोसेस बताया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं मेटलर्जी में, पल्वराइजेशन, देन कंसंट्रेशन, देन और इनटू मेटल ऑक्साइड बाय रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, देन हम उसको करते हैं रिडक्शन, फिर हम आते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, और इसमें आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, ऐसा नहीं कि एक ही प्रोसेस होती है रिफाइनिंग के लिए, लेकिन आपके सिलेबस में एक ही है, इसे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल भी कहते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ऑफ। अब इसमें बेटा ये जो प्रोसेस यूज होती है दैट इज जनरली हम कॉपर, एल्यूमिनियम, इन मेटल को रिफाइन करने के लिए करते हैं। तो हमारे में कॉपर का एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग।
इलेक्ट्रो वर्ड आ जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक इलेक्ट्रोड की थिकनेस हम काफी ज्यादा लेते हैं, थिकर बनाते हैं, और एक की थिकनेस जो है हम इलेक्ट्रोड की कम करते हैं। तो थिकर है, इसमें लेते हैं हम इम्प्योर, इसमें जिसको भी हमें प्योर करना है, इम्प्योर जैसे हम कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हैं तो इम्प्योर कॉपर लेते हैं, और ये जो थिन वाला है दैट इज प्योर कॉपर, प्योर कॉपर। इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव वाले को कैथोड और पॉजिटिव वाले को एनोड। इसमें जो सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। देखिए अब ये प्रोसेस होती कैसे बेटा, अगर मैं ये प्रोसेस होगी कैसे, जैसे कॉपर सल्फेट का ये आयनिक फॉर्म में होगा, एनोड है उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर मैं देखूं तो ये जो सॉल्यूशन में जो आयंस हैं कॉपर के, वो क्या करेंगे बेटा, कॉपर के आयंस सॉल्यूशन से जाकर कैथोड पर जाएंगे, और बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दीज आर कन्वर्टेड इनटू कॉपर। तो यहाँ पर जो है वो कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता जाएगा, इधर से जाकर ये इसमें कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि एनोड पर क्या होगा, तो एनोड पर जो होता है बेटा, कैथोड पर होता है रिडक्शन, रिडक्शन मींस गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होगा, जो ये कॉपर मेटल है दीज आर कन्वर्टेड इनटू कॉपर आयंस, ये कॉपर जो मेटल है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कॉपर आयंस में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इस पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो क्योंकि सॉल्यूशन में आ गया, आपको पता है कि सॉल्यूशन से इस पर जा रहे थे, तो यहाँ से ये सॉल्यूशन में आते रहेंगे और ये यहाँ पर जाकर इसमें रिड्यूस होते जाएंगे। तो क्या होगा अल्टीमेटली, यहाँ पर ये जो इम्प्योर जो प्योर कैथोड पर जो कॉपर है वो क्या हो जाएगा, थिकर होगा, और जो ये एनोड पर जो कॉपर है वो थिनर होता जाएगा। अल्टीमेटली सारा कॉपर जो है, जो कॉपर जो इम्प्योर कॉपर है उसमें से सारा कॉपर कैथोड पर जो है वो डिपॉजिट होता जाएगा, और इम्प्योर में केवल आपको इम्प्योरिटीज मिलेंगी, दैट इज नोन एज एनोड मड। एनोड मड जो है वो आपकी इम्प्योरिटीज हैं, कॉपर आयन सारा का सारा आपको कैथोड पर मिल गया, और जो एनोड पर क्या रह गया, रिमेनिंग इम्प्योरिटी विच इज फाउंड इन अ सॉल्यूशन। तो दिस इज द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। इस तरह से आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।